नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं हूँ फाउंडर एंड सीईओ एस विजन लाइफ केयर का। जैसे कि आप जानते हैं, हम चाहते हैं इंडिया के हेल्थ केयर को डिजिटलाइज बनाना, और इसके लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर विशाल गुंजाल सर, जो कि फाउंडर एंड सीईओ है नासिक पेन केयर सेंटर के। और आज हम जानेंगे पेन के बारे में। डॉक्टर विशाल गुंजाल सर वो दर्द दिल के नहीं बल्कि दर्द बॉडी के डॉक्टर से। और हमारे घर में बूढ़े लोग होते हैं और छोटे बच्चे भी होते हैं, और दर्द और पेन एक ऐसी चीज है, छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़े लोगों तक, यानी कि हर तरह की उम्र के लोगों में पेन अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। साथ ही में सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं, जो भी सजीव, जो भी प्राणी होता है या फिर कोई भी चीज हो जो सजीव हो, उसको दर्द महसूस होता है। तो डॉक्टर विशाल गुंजाल सर ये दर्द की दवा देने का काम करते हैं, और उनका लगभग 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये वीडियो अपने फैमिली के साथ देखें। अपने फैमिली में जो भी दर्द में है या किसी तरह का उनको पेन है, उनको ये वीडियो शेयर करें। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसी और जानकारी के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। डॉक्टर विशाल गुंजाल सर। सर कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया। आप बोलिए कैसे आप? हम भी बिल्कुल बढ़िया सर। आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी हियर। थैंक यू सर। सर आपने जब से नासिक पेन केयर सेंटर शुरू करा है सर, तब से हम देख रहे हैं कि नासिक में जो आपका काम है, हमने बहुत लोगों से सुना भी है। और मैं खुद इस प्रोफेशन में होने की वजह से मैं नासिक पेन केयर सेंटर के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। लेकिन आज हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस भी आपके बारे में, आपकी नासिक पेन केयर सेंटर के बारे में जाने, और पेन को एक घरेलू उपाय से या फिर कोई लोकल मेडिसिन या स्टेरॉइड्स वगैरह लेके घर पे, या उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक सही नहीं, आपके पास आए या फिर जो भी प्रोफेशनल्स है पेन केयर के रिलेटेड उनके पास जाए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे ऑडियंस को अवेयर करिए इसके बारे में। इसके लिए हमने आपको आज यहाँ पर इनवाइट करा है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले हम पेन के बारे में तो हम डेफिनेटली बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम आपकी जर्नी से शुरुआत करें सर। तो आपकी जर्नी शुरू कहाँ से हुई, और आपने इस प्रोफेशन के बारे में सोचा कैसे, और इसमें आप एंटर करोगे या पेन के बारे में ही मुझे करना है, ये आपने कैसे डिसाइड करा सर? देखिए, मैं तो बेसिकली नासिक से हूँ। स्कूल और मेरा कॉलेज भी नासिक से ही था। इसके बाद मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंबई, जहाँ पे जेजे हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने एमबीबीएस किया। उसके बाद फिर मीरज मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे मैंने एमडी एनेस्थीसिया किया। उसके बाद मुझे ऑप्शंस थे कि मैं क्रिटिकल केयर में जाऊँ या एनेस्थीसिया में और कुछ आगे करूँ। लेकिन उसके तभी ऐसा था कि एक पेन वॉज इमर्जेंट ब्रांच, पेन मेडिसिन वॉज इमर्जिंग ब्रांच, एंड मैंने वहाँ पे सुना कि ऐसे कुछ अलग तरीके की ब्रांच होती है और ये लोगों का दर्द कम करने की कोशिश करती है। एंड यहाँ पे कुछ एडवांसमेंट रहते हैं, जैसे इंजेक्शंस रहते हैं या कुछ प्रोसीजर्स रहते हैं या कुछ ब्लॉक्स रहते हैं। सो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैंने मेरे टीचर्स से कुछ इंक्वायरी की कि उसमें कोर्सेज कहाँ पे है, फेलोशिप्स कहाँ पे है। सो व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, मतलब जब मैंने चालू किया तो ऐसे इंडिया में बहुत ज्यादा ऐसे कोई कोर्सेज नहीं थे। तो मुंबई में मुझे पता चला कि एक डॉक्टर है जो पेन के कोर्सेज चलाते हैं एंड वो सिखाते हैं। सो डॉक्टर कैलाश कोठारी जो मेरे टीचर है, उनके पास मैं गया और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल उनके पास था। 1.5 सालों में मैंने मुंबई में उनके साथ प्रैक्टिस की, उनके साथ एजुकेशन लिया, उनके साथ बहुत सारे केसेस किए। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना जो होम टाउन है नासिक, वहाँ पे मैं अपने सर्विस देने को आऊँ। और उसके लिए मुझे सबसे पहले था कि कैसे चालू करूँ। तो सबसे पहले मैंने चालू किया कि अपना नासिक का ही एक नाम लेते हैं, और नासिक पेन जो है दर्द, ऐसा केयर करने वाला कोई सेंटर नासिक में नहीं था। तो इसके कारण फिर मैंने एक नासिक पेन केयर सेंटर नामक अपना क्लिनिक चालू किया। तो ये क्लिनिक चालू किया था मैंने पंडित कॉलोनी में 2014 में। सो ऑलमोस्ट अभी 10 साल हो गए हैं। पहले इनिशियली सिर्फ मेरा क्लिनिक था, ओपीडी था, वहाँ पे सिर्फ मैं पेशेंट चेक करता था। और जो मेरी वाइफ है
शी इज फिजियोथेरेपिस्ट, जो फिजियोथेरेपिस्ट है एंड वो एक्सरसाइज एंड बाकी ट्रीटमेंट से पेशेंट को ठीक करती है। तो दोनों ने हमने मिलके वो जर्नी चालू किया। धीरे धीरे जैसे पेशेंट का रिस्पॉन्ड आना चालू हुआ, सो हमने ग्रेजुअली हमारा क्लिनिक एक्सपांड किया एंड नाउ पंडित कॉलोनी में ही हमारा खुद का क्लिनिक है, सेंटर है। वहाँ पे हमारे यहाँ फुल इक्विप्ड सेंटर जैसे बोलते हैं, वहाँ पे पेन रिलेटेड जो जो इक्विपमेंट्स अपने यहाँ इंडिया में मौजूद है वो सब हमारे पास है। फिजियोथेरेपी रिलेटेड जो जो इक्विपमेंट्स है वो है। एक अच्छा खासा फिजियोथेरेपी सेंटर हमने वहाँ पे डेवलप किया है। वहाँ पे न्यूट्रिशन डाइट की सुविधा भी उपलब्ध है, जैसे किसी को न्यूट्रिशन चाहिए, किसी को जिम के लिए बॉडी बनाना है या किसी को वेट रिडक्शन करवाना है तो न्यूट्रिशनल और वो भी है। साइकोलॉजिस्ट भी है हमारे यहाँ पे जो दर्द रिलेटेड साइकोलॉजी है वो भी ट्रीट करते हैं। सो ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव पेन सेंटर हमने नासिक के लोगों के लिए या जो नॉर्थ महाराष्ट्र के लोगों के लिए हमने चालू किया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो सेंटर है ये पूरे नॉर्थ महाराष्ट्र में एक अकेला सेंटर है जो ऐसे तरीके का सर्विस जो लोगों को देता है। एंड अभी तक हमने बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया है, बहुत सारे जो दर्द से पीड़ित पेशेंट है वो ठीक किए हैं एंड हमारी अभी जो जर्नी है वो बढ़ती जाए। सर, जो स्टार्टिंग की जर्नी थी जहाँ पे आपने एक ओपीडी से स्टार्ट किया था, वहां से लेकर अब जो नासिक पेन केयर सेंटर है इसको बनाने में बहुत देर लगी होगी, ऑब्वियसली कुछ दिक्कतें भी आई होगी। ऐसा कोई किस्सा है जो आपको लगा कि नहीं यार मैं अभी ये नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर इसमें बहुत ही दिक्कत आ रही है, या फिर अवेयरनेस की दिक्कत आ रही है, मतलब मैं तो कर रहा हूँ लेकिन पेशेंट्स आ नहीं रहे क्योंकि पेशेंट्स में उतना अवेयरनेस नहीं है, फिर आपने भी उसके लिए कुछ करा होगा। तो पहले सालों में ऐसा होता था कि मैं कुछ लोगों को मिलता था, डॉक्टर्स को मिलता था या कोई पेशेंट्स आते थे लोग मिलने को, तो पूछते थे ये कौन सी तरीके की ट्रीटमेंट है, आप क्या करते हैं, मतलब ये इंजेक्शन रहता है, ये स्टेरॉइड का रहता है या पेन किलर का इंजेक्शन रहता है या इसका इंजेक्शन का इफेक्ट कुछ मिनटों के लिए रहता है या कुछ घंटों के लिए रहता है। कुछ लोगों ने पूछा कि आप डॉक्टर हो कि नहीं, आपकी डिग्री क्या है, ठीक है, तो आप कुछ मसाज करते हैं या कुछ आप कुछ मंत्र तंत्र करते हैं, ऐसे ही बोला, क्योंकि ऐसे तरीके की डिग्री यहाँ पे नासिक में नहीं थी। तो ये बहुत सारा इनिशियली तो थोड़ा सा इंसल्टिंग भी था कि एक डॉक्टर जो एमडी लेके आता है उसको लोग पूछते हैं कि आप एमडी हो या आपकी डिग्री सच में खरी है या झूठी है। ये भी हमको स्ट्रगल करना पड़ा। डेफिनेटली वो स्ट्रगल भी हमारे लिए इंस्पिरेशन था, मोटिवेशन था और उससे हम आगे चल पाए, यही अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है जब हम किसी भी टीयर 2 या टीयर 3 में जाते हैं और किसी भी पेशेंट से उसके पेन के बारे में बात करते हैं ना, तो उसको ये लगता ही नहीं कि मुझे पेन है, उसको लगता है कि मुझे कोई बीमारी है, मुझे हाथ की बीमारी है। अगर उसमें उसके हाथ में पेन है तो वो मुझे कहता है मेरे जॉइंट्स में कुछ बीमारी होगी या फिर मेरे नसों में कुछ दिक्कत है, वो ब्लड फ्लो में कुछ दिक्कत बताते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि यार पेन भी एक अलग तरह का जो सिस्टम होता है जो आपके न्यूरॉन्स के थ्रू, आपको माइंड के थ्रू बताता है कि यार नहीं अपने बॉडी में यहाँ पर कुछ दिक्कत है और उसकी वजह से मुझे पेन हो रहा है। टीयर 2 या टीयर 3 में रहने वाला जो पेशेंट है या फिर मैं खुद भी जहाँ पे रहता हूँ, तो वहाँ पे लोगों को ये पता नहीं कि पेन का कोई स्पेशलिस्ट भी होता है। खास करके उनको यही लगता है अगर जॉइंट में पेन है तो मैं किसी ऑर्थो के पास चला जाऊँ, अगर मेरे मसल में पेन है तो तब भी वो लोग सोचते कि मैं ऑर्थो के पास चला जाऊंगा या फिर एमडी मेडिसिन के पास चला जाऊंगा, या ज्यादातर वो लोग जाते जनरल प्रैक्टिशनर के पास और वहां से वो ट्रीटमेंट करते। आप क्या ऐसा अवेयरनेस कुछ देना चाहोगे या फिर उन लोगों को क्या कहना चाहोगे इसके बारे में कि वो उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, यानी कि फिजियोथेरेपी से लेकर सर्जरी तक। अभी इसमें भी बहुत सारे पेशेंट को ये दिक्कत है कि पेन के लिए सर्जरी एक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मेरा खुद का मानना है एक प्रोफेशन में होने की वजह से कि कुछ हद तक आप फिजियोथेरेपी या फिर जो भी पेन रिलेटेड जो भी अभी थेरेपीज है या फिर मेडिसिन है वहां पे जा सकते हो, लेकिन एक पेन की लेवल ऐसी हो जाती है बाद में आप नहीं उसको सह सकते। तो वहां पे मेरा मानना है खुद का, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, वहां जाने के बाद आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। आप क्या कहना? इसमें मैं बोलता हूँ कि जनरल पब्लिक की कोई गलती नहीं है। सालों से मेडिकल साइंस में ऐसे सिखाया गया कि पेन इज अ सिम्टम, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है तो दर्द आएगा, लेकिन पेन खुद एक डिसीज है, पेन एक खुद बीमारी है। ऐसा ये डॉक्टरों को भी कभी सिखाया नहीं गया या जनरल पब्लिक को भी अवेयरनेस नहीं किया गया। इसलिए लोगों को लगता है कि मुझे पेन हो रहा है मतलब मुझे कोई अलग बीमारी है और उसका सिम्टम पेन है,
जैसे किसी को मलेरिया हो गया, उसका एक सिम्टम बुखार आ गया, तो ये हमको चेंज करना पड़ेगा, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि पेन खुद एक बीमारी है। तो पेन बीमारी नसों की रह सकती है, जॉइंट्स की रह सकती है, जैसे आपने बोला कि न्यूरॉन से दर्द आता है, तो कोई भी पेन का सेंसेशन जो आता है वो अपने नर्व से आता है, ठीक है। मतलब जो सेंसेशन हमको आ रहा है वो नर्व से आ रहा है, और नर्व्स को या कोई स्ट्रक्चर को हमें वहां पे प्रॉब्लम है तो पेन कभी भी पेशेंट को या किसी भी आदमी को आ सकता है। ये तो हुआ पेन के बारे में। आप बोलते हैं कि पेन के बारे में लोग जनरल काउंटर पे मेडिसिन लेते हैं या किसी के पास जाके कुछ ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, वो भी सही है क्योंकि पेशेंट को सिम्टम मैनेज करना जरूरी होता है। लेकिन एक हद तक ऐसे होता है कि पेशेंट रोज कितनी पेन किलर खाएगा, कितने स्टेरॉइड खाएगा, और पेशेंट कौन से स्पेशलिटी को जाएगा, वो भी एक इम्पोर्टेंट बात रहती है। समझो पेशेंट का डायग्नोसिस ही नहीं हुआ कि पेशेंट को पेन कहाँ से आ रहा है, पेन का ओरिजिन कहाँ से है, पेन का फॉर्मुलेशन कहाँ से, पेन का स्ट्रक्चर कौन सा है, तो पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं होता है तो पेशेंट घूमता रहता है। तो एक एग्जांपल आपको बोलता हूँ कि पेशेंट को समझो फेस पे पेन हो रहा है या ये चेहरे पे दर्द हो रहा है, तो पेशेंट क्या होता है, पेशेंट कभी कभी डेंटिस्ट के पास चला जाता है, पेशेंट कभी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास चला जाता है, कभी कभी एएनटी सर्जन के पास चला जाता है, और पेन अलग ही तरीके का रहता है। उसमें हमने देखे कि कभी कभी पेशेंट को समझो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया जैसे एक दर्द रहता है जो नसों से आता है, लेकिन पेशेंट के 1 2 3 4 करके हर दांत निकाल दिया जाते हैं और पेशेंट को दर्द वैसे ही रहता है। इसलिए पेन का डायग्नोसिस होना जरूरी है। एक बार आपका डायग्नोसिस हो गया तो उसको ट्रीटमेंट आपको क्या करना है, मेडिसिन लेना है, आपको इंजेक्शन लेना है या सर्जरी करना है या और कुछ करना है, वो उसके बाद का पार्ट होता है। इसलिए पेन मेडिसिन होना जरूरी है। और जो डायग्नोसिस की बात आपने की, जहाँ तक मैं समझता हूँ, लोगों का ये कहना है कि अगर जैसे आपने फेस के पेन की बात की, लेकिन जॉइंट्स के पेन के बारे में अगर लोगों को अगर जानना है, वो कहते हैं कि नहीं यार मुझे अभी एक्सरे करना चाहिए या फिर मुझे एमआरआई करना चाहिए, उससे दर्द का मेरा पता चल जाएगा कहाँ पे दर्द है कुछ। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि एमआरआई या फिर एक्सरे ये भी कभी कभी पेन डिटेक्ट करने में उतने सफल नहीं होते या फिर नहीं भी होते, कभी कभी पता भी नहीं चलता। डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं यार आपका एक्सरे तो पूरी तरह से सही है, जॉइंट्स में कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन तब भी वहां पे पेन होता है। और वो पेन ऐसा होता है कि कभी कभी सीजनल भी हो जाता है, कभी ठंडी के दिनों में या फिर समर में वो ज्यादा दर्द करने लगता है। तो प्रॉपर डायग्नोसिस क्या हो सकता है सर पेन के लिए? देखो पेन ऐसी चीज है, जैसे आपने बोला कि एमआरआई एक्सरे या कोई लैब टेस्ट नॉर्मल हो जाए, तो कभी कभी ऐसे होता है कि उसमें आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस, उसमें जो आपकी हिस्ट्री रहेगी, जो आपके सिम्टम्स रहेंगे, जैसे आपने बोला सीजनल वेरिएशन रहेगा, वो सब हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज आपकी लैब रिपोर्ट में नहीं आएगी, तो उसमें डॉक्टर का क्लिनिकल जजमेंट, उसका नॉलेज, वो सब चीजें बहुत काम आती है एंड उससे डायग्नोसिस होने में ज्यादा मदद हो जाती है। तो हर बार हम तो बोलते हैं कि लैब इन्वेस्टिगेशंस दे आर सपोर्टिव, मतलब आपका जो डायग्नोसिस है क्लिनिकल डायग्नोसिस, उसके लिए लैब और एक्सरे या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस आपके लिए सपोर्टिव रहते हैं। उसके एक कंपाइल करके फिर आपको एक फाइनल डायग्नोसिस उसके साथ मिलता है। ओके, लेकिन अभी इसमें भी अवेयरनेस की जरूरत ही हुई ना सर, जो कि लोगों को यही लगता है कि अगर मैं एक्सरे कर लूं पता चल जाएगा, लेकिन जब उनको फिजिशियंस या कोई भी डॉक्टर्स उनको बताते नहीं आपको ये ब्लड की टेस्ट भी करनी पड़ेगी। तो मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी देखे कि नहीं यार मेरे तो घुटनों में दर्द है और आप मेरी ब्लड टेस्ट क्यों करवा रहे हो, मतलब उनको ये भी अवेयरनेस नहीं होता ज्यादातर। अभी सिटी में उसके बारे में अवेयरनेस एब्सोल्युटली वो अभी चालू हुआ है होना, लेकिन टीयर 2 टीयर 3 में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है सर। और मैं एक रिटेल काउंटर चलाता हूँ, मैं देखता हूँ 2 ड्रग्स है, प्रेग्नेसोलोन एक ड्रग है और एक डाइक्लो है। इसका इतना ज्यादा सेवन होता है कि अगर आप बोलो उनको नहीं सर आपको इससे दिक्कत हो गया आगे जाके, मैं आपको कोई और दवा देता हूँ, तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उनको चाहिए डाइक्लो। इस डाइक्लो के बारे में आप इतना इलाबोरेट कर दीजिए कि अब उनको समझ में आ जाना चाहिए सर आपके बताने के बाद कि मुझे अब ये दवाई नहीं लेनी है, या फिर लेनी है तो क्यों लेनी है वो भी बताइए, और नहीं लेनी तो क्यों नहीं लेनी। देखिए आपने जो दो दवाई की जो बात की, एक प्रेडनिसोलोन और दूसरा जो डाइक्लोफिन है, ये दोनों दवाइयाँ मेडिकल साइंस बहुत सालों से यूज कर रहा है, ठीक है। ये दोनों दवाइयाँ अच्छी है, लेकिन दोनों दवाइयों में ऐसा है कि आप डॉक्टर के
सजेशन से ही ये दवाई लेनी चाहिए, और उसका एक लिमिटेड पीरियड रहता है जब आपको कंप्लेंट्स हो, और आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ले सकते हैं। आप जो बोल रहे हैं कि ओवर द काउंटर कुछ मेडिसिन लोग मांगते हैं, जैसे मेडिकल में जाके कुछ मेडिसिन मांगते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि एक तो पेशेंट, दो चीज रहती है, एक लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज, पेशेंट को नॉलेज नहीं रहता है कि ये दवाई कब लेनी है। सेकंड एक रहता है कि फाइनेंशियल बर्डन, कि इकोनॉमिकल बर्डन। सो इंडिया ग्रोथ कर रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग हैं जो अपने बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं या बिलो मिडिल क्लास आते हैं, तो हर बार वो कंसल्टेशन के लिए नहीं जा पाते और वो खुद से मेडिसिन ले लेते हैं। बहुत बार क्या होता है कि डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया रहता है 5 दिनों के लिए, वही प्रिस्क्रिप्शन या वही दवाई वो चलाते रहते हैं, दर्द आया तो वही सेम दवाई चला रहते हैं। और क्या होता है कि ये दवाइयों का सेवन रिपीटेडली करने से उनके लिवर, किडनी, बोन्स या बाकी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। और ये दो जो दवाई जो आपने बोली, ये हमने देखे हैं कि बहुत सारे जो किडनी पेशेंट्स ये सालों से लेते हैं, बाद में उनकी किडनी फेल हो जाती है या किडनी का डिसीज हो जाता है, फिर उनको डायलिसिस लगता है, ये लगता है। तो ये दवाइयों का सेवन जो रहता है, मैं आप सभी प्रेक्षकों को बोलता हूँ कि आप डॉक्टर के सजेशन से ही ये दवाई लेनी चाहिए, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन ही लेनी चाहिए। आपको जब भी कोई दर्द आए आप इमीडिएटली दवाई ले लेते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, और उससे आपकी किडनियां या बाकी सिस्टम्स फेल भी हो सकती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अभी कि जो नासिक पेन केयर सेंटर है, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप मुझे बताइए कि जो पेन मैनेजमेंट है वो किस तरह से होता है, आप स्टार्ट कहाँ से करते हो और उसका एंडिंग आपके वे में एंडिंग कहाँ तक है। मतलब इस चीज का एंडिंग तो है एक, हम उसको सर्जरी भी बोल सकते हैं या सर्जरी के बाद भी कुछ होगा, तो प्लीज आप मुझे ये भी बताइए। अभी नासिक पेन केयर सेंटर में सिस्टम में आपको बता देता हूँ। जैसे समझो आप पेशेंट है, आपको बैक पेन है, तो आप सेंटर में आ गए हैं, तो सबसे पहले हमारे जो जनरल डॉक्टर रहते हैं तो आपकी वो पूरा चेकअप कर लेते हैं। जैसे आपका पल्स रेट क्या है, बीपी क्या है, सैचुरेशन क्या है, आपका वजन क्या है, हाइट क्या है, आपके जनरल कंप्लेंट्स क्या है, आपको दर्द कहाँ पे है। यहाँ पे एक और चीज हम रूटीनली करते हैं, वो रहते हैं पेन मैपिंग। पेन मैपिंग मतलब जैसे हम कोई नक्शा बनाते हैं या मैप बनाते हैं, वैसे तो समझो आपको हाथ में दर्द है या बैक में दर्द है, तो वहाँ पे आपके पेन मैपिंग के स्ट्रक्चर्स आपके आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो एक जनरल चेकअप आपका रहता है। देन आपके जो पेशेंट रहता है, वो जो मेरे पास आता है, जो मेन डॉक्टर के पास आता है, मेरे पास भी ये सब रिपीट हिस्ट्री आपकी पूछी जाती है। आपको दर्द कैसे होता है, दर्द कब से चालू हो गया, दर्द कौन से स्ट्रक्चर से हो रहा है, कैसे दर्द जा रहा है, आपको बाकी कुछ दर्द के सिम्टम है, कुछ चीटी आ रही है, झुनझुन हो रही है, हाथों पैरों में ताकत कम हो रही है, ये सब सिम्टम चेक किए जाते हैं। इसके आधार पर आपको एक्सरे, एमआरआई या कुछ नर्व कंडक्शन स्टडी या कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस, ये सब आपको इन्वेस्टिगेशंस आपके किए जाते हैं। और उसके बाद आता है ट्रीटमेंट का पार्ट, और इसमें मोस्टली हम स्टेजेस डिवाइड करते हैं। तो जनरली हम 1, 2, 3, 4 ऐसे अगर स्टेजेस पकड़ेंगे, तो जनरली फर्स्ट 2 स्टेजेस रहते हैं, या उसमें हम पेन का स्केल बोलते हैं। अगर 0 to 5 रहता है तो उसको बोलते हैं माइल्ड टू मॉडरेट पेन। तो ये जो पेन रहता है, हम मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, डाइट, न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इससे हम करते हैं। अगर दर्द स्टेज 3 के आगे और 5 to 10 के बीच में हम बोलेंगे, तो दर्द मॉडरेट टू सीवियर अगर बढ़ता है, तो वहां पे कुछ इंटरवेंशन प्रक्रिया रहती है, जिसको हम बोलते हैं इंजेक्शंस या कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी रहती है। तो वो इंजेक्शंस या रेडियो फ्रिक्वेंसी या पीआरपी, ऐसी कुछ प्रक्रिया या प्रोसीजर्स रहती है, वो जो ऑफर की जाती है। इनके कुछ सेशंस रहते हैं, 1 सेशन, 2 सेशन या 3 सेशन, डिपेंड्स ऑन जैसे आपका पेशेंट रहेगा उसके ऊपर ये रहता है। तो इस तरीके से मोस्टली हमारा यहाँ पेन मैनेजमेंट होता है। कुछ एडवांस प्रक्रिया भी रहती है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर्स रहते हैं, इंट्राथिकल पंप्स रहते हैं, जो थोड़े से बहुत एडवांस रहते हैं। उनको कुछ एडमिशंस वगैरह भी लग सकता है पेशेंट को, कुछ दिनों के लिए पेशेंट को एडमिट रखना पड़ता है। तो ये सब प्रक्रिया भी हमारे यहाँ होती है। और कुछ पेशेंट्स रहते हैं जिनको ये सब पेन की ट्रीटमेंट या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं मैनेज हो सकती, तो उनको हम सर्जरी भी ऑफर करते हैं। तो डिपेंड्स ऑन आपकी ग्रेड, आपके इन्वेस्टिगेशंस, आपके टेस्ट एंड आपके सिम्टम्स एंड आपकी पेन की सिवेरिटी, तो उसके हिसाब से आपका ग्रेडिंग होता है और फिर ट्रीटमेंट होता है। सर मुझे ये बताइए, अभी मेरे कांटेक्ट में एक पेशेंट था जिसको प्रॉब्लम थी नी में, ठीक है।
उसका एज लगभग होगा 50 से 60 के बीच में। और उनको डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट करी थी, लेकिन उन्होंने 3 से 4 साल तक डॉक्टर को मना किया सर्जरी करने के लिए। मेरे से या फिर किसी और केमिस्ट से उन्होंने स्टेरॉइड लिए, पेन किलर्स लिए। और उनको जब भी मैं पूछता था कि आपको सर्जरी अगर बताइए डॉक्टर्स ने, तो आप करते क्यों नहीं हो, उनका कहना ये था कि अगर उनके पास अब अवेयरनेस ही नहीं है। उनका कहना ये था कि वो नी में कुछ स्टील की प्लेट्स वगैरह डालते, जो कि बाद में ढीली हो जाती है और उनका कुछ साउंड आने लगता है, और जिसकी वजह से ये अभी जो पेन है इससे ज्यादा या इसके डबल पेन उनको होने लगता है। तो आप इनको क्या बताना चाहोगे कि ये पेन मैनेजमेंट कैसे होता है और सर्जरी क्यों करनी चाहिए? इसमें कैसा है कि मोस्टली जो आप बता रहे हैं, ये जो पेशेंट रहेगा नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब उसका एज के हिसाब से नी उसका डिजेनरेट मतलब एजिंग हुआ रहेगा वहाँ पे, एंड वहाँ पे उनको नी का प्रॉब्लम या पेन चालू हुआ रहेगा। तो डॉक्टर्स ऑपरेशन कब सजेस्ट करते हैं? जनरली स्टेज 3 या स्टेज 4 में सजेस्ट करते हैं, जैसे हम बोलते हैं मॉडरेट टू सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जनरली ऐसे पेशेंट्स को ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आप अगर पेन किलर लेते रहेंगे या स्टेरॉइड्स लेते रहेंगे तो आपका टेम्पररी पेन कम हो जाएगा, लेकिन अंदर का जो प्रॉब्लम है वो चालू रहेगा। तो जनरली आप स्टेज 3 के आगे जाएंगे तो ऑपरेशन करना जरूरी है। लेकिन जो लोगों में या पब्लिक में बहुत बार ऐसा रहता है कि ऑपरेशन करने के बाद, जैसे आपने बोली कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा इम्प्लांट खराब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। अभी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, मेडिकल साइंस भी एडवांस हो गए, एंड ये जो सर्जरीज है इसके लिए हम पहले जैसे मुंबई में जाते थे, पुणे में जाते थे, तो यही सर्जरी हम नासिक में आराम से कर सकते हैं और उसका सक्सेस रेट भी अच्छा है। तो ये टाइमली सर्जरी या टाइमली इंटरवेंशन जो भी ट्रीटमेंट है उसके स्टेज के हिसाब से अगर करेंगे तो पेशेंट को सक्सेस भी अच्छा रहेगा, कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेंगे, साइड इफेक्ट्स नहीं रहेंगे। सेम पेशेंट्स के बारे में मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा और आपको भी बताना चाहूंगा कि 4 साल में उन्होंने वो जो पेन किलर्स लिए या फिर स्टेरॉइड्स लिए, उनकी वजह से उनका शायद 60 प्लस वो हुए होंगे। तो उनका बाद में प्रॉब्लम्स उनकी किडनी में आ गया, किडनी फेलियर हुई, उनको एडमिट करा गया, नासिक में ही एडमिट किया था। उस एडमिशन के दौरान उनकी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से मौत हो गई, सिर्फ किडनी की वजह से। राइट। तो सिंपल जो ऑपरेशन था उससे जो पेशेंट ठीक होने वाला था, सिर्फ डर या नॉलेज की वजह से पेशेंट को बाकी सब कॉम्प्लिकेशन सब देखने पड़े। राइट। सो आपको जो है कि पेशेंट के बारे में या जो दर्द है उसके बारे में अवेयरनेस करना या प्रॉपर नॉलेज देना बहुत जरूरी है। लेकिन ये दर्द मतलब चीजें ऐसी हैं सर, अगर बच्चा जो कल ही इस दुनिया में आया हो कल ही, तो वहां से पेन शुरू हो जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक 3-4 साल से पहले की एज में जो छोटे बच्चे होते, उनका पेन कैसे मैनेज कर सकते हैं सर? जो पीडियाट्रिक पेन मैनेजमेंट है ये एक टोटल अलग सब्जेक्ट है। तो पीडियाट्रिक पेन मैनेजमेंट में ऐसा कि उसका हमको पता नहीं रहता है कि बच्चा बोल नहीं पाता है, पहली बात है। सो एक ही एक्सप्रेशन रहता है, वो रोता रहता है, ठीक है। तो वो बहुत बार कभी कभी हमको लगता है उसको भूख लगी है या उसके पेट में दर्द है या उसको सर दर्द है या कुछ अलग उसको टॉयलेट का प्रॉब्लम है, इसके लिए रहता है। लेकिन अगर आपका बच्चा एक आधे घंटे से या 1 घंटे से ज्यादा रो रहा है या कुछ चीज पॉइंट आउट कर रहा है तो उसको निग्लेक्ट मत कीजिए, उसको इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास दिखा दीजिए। उसको कुछ लैब टेस्ट लगेगा या कुछ सोनोग्राफी लगेगा या एक्सरे लगेगा या एमआरआई कर लगेगा, तो वो चीज आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि बच्चों में हमारे पास टाइम कम रहता है। अगर आपको दर्द ज्यादा समय तक है तो जैसे एक अडल्ट में हमको टाइम लगता है, तो पीडियाट्रिक पेशेंट्स में वो टाइम हमारे पास कम रहता है। तो कभी कभी एक इमरजेंसी आ सकती है या कुछ अघटित घटना घट सकती है और कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो बच्चों में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप टाइम से आप डॉक्टर को कभी भी कंसल्ट कर लीजिए। राइट। और इसके बाद जो एज ग्रुप आता है 5 से हम 30 तक पकड़ दे, 5 से 10 तक अगर हम छोड़ दे, तो 11 के बाद जो बच्चे होते हैं या फिर जो अडल्ट है उनका पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, किन किन लोगों का काम का स्ट्रेस होता है, या फिर
ये जो मतलब ये जो एज ग्रुप है उनको ज्यादा हम कह सकते हैं कि जो वर्क जो होता है उनका वो ज्यादा हेवी वर्क होता है इस समय में। तो ये पेन का जो फेज है वो भी थोड़ा अलग होता है। तो इसको मैनेज कैसे करें, मतलब अगर पेन नहीं है, ये एज ग्रुप जो आता है थोड़ा हेल्दी में आ जाता है, तो उनको पेन नहीं है लेकिन उनको ये अवेयर करना है कि अगर मैं 30+ या 50+ जाऊं तो मुझे उतना दर्द नहीं सहना पड़े, या फिर मेरे जो बोन है उनका जो डिग्रेडेशन वगैरह है उसको मैं कैसे हेल्दी करूं अभी से, और मुझे आगे जाके इसमें तकलीफ नहीं हो। आपने ये बहुत अच्छी बात कही है। जो हम बोलते हैं कि 10 साल के आगे और 16 to 18 ईयर्स के, जिसमें हम एडोलेसेंट बोलते हैं, तो इसमें बॉडी का ग्रोथ होता रहता है, ग्रोथ स्पर्ट्स आते हैं। तो इसमें बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत भी ज्यादा लगती है। और यही जो पीढ़ी जो रहती है वो 18 के बाद या 20 साल के बाद बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत ज्यादा मेहनत करती है, पढ़ाई करती है। तो इस पीढ़ी को 10 से 20 साल के बीच में न्यूट्रिशन अच्छी जरूरत है। तो उसमें आपको जो लगता है मेनली प्रोटीन्स की जरूरत रहती है, कैल्शियम की जरूरत रहती है, विटामिन की जरूरत रहती है। तो ये सब चीजें हमारे डाइट में इंक्लूड चाहिए। तो इसमें डाइट और न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंट बहुत चीज रहती है। वो आप सब पेरेंट्स और जो विशेषता माएँ है जो खाना बनाती है उन्होंने ध्यान देना चाहिए कि अपनी आगे की जो पीढ़ी रहती है वो सक्षम बनाने के लिए आपको डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड चीज रहती है, ये जो एज ग्रुप रहता है इनमें आपको बहुत बार पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ जाते हैं। तो उनमें स्पाइन प्रॉब्लम्स या बैठने की बीमारियां जैसे हम बोलते हैं, उसकी वजह से उनको बैक पेन या नेक पेन या कभी कभी पैरों में या कमर में ऐसा दर्द आता रहता है। तो उनको प्रॉपर से अगर आप कंसल्ट करते हो एंड उनको प्रॉपर से गाइडेंस देते हो कि आपको बैठना कैसा है, पढ़ाई के टाइम बैठना कैसा है, तो वो चीजें आप अगर प्रॉपरली बता दोगे तो आपको उनको स्पाइन प्रॉब्लम्स नहीं होती है। थर्ड एक चीज हम रूटीनली हम देख रहे हैं, मोबाइल सिंड्रोम या व्हाट्सएप सिंड्रोम बोलते हैं। तो बहुत सारे जो युवा पीढ़ी है इनमें नेक प्रॉब्लम्स अभी बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली व्हाट्सएप पे देखते रहते हैं और उनके नेक में स्ट्रेस आ जाता है। और फिर जो बीमारी जो स्पाइन का प्रॉब्लम उनको 40s या 50s में आना था वो अभी उनको 30s में आ रहा है। तो उसको नाम ही अभी की पीढ़ी के लिए दिया है मोबाइल सिंड्रोम या व्हाट्सएप सिंड्रोम। तो वो सब चीजें बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप नॉलेज, अवेयरनेस एंड उनको प्रॉपर एजुकेशन एंड पोस्चर करेक्शन, इसकी चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। लेकिन मैं इसमें ये बताना चाहूंगी कि आप मोबाइल का यूज ही कम करो। मोबाइल का यूज कम करना चाहिए, स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए। और जो यूज करते हैं, समझो आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो आप पोस्चर आपका बराबर चाहिए। क्योंकि आपका क्या होता है, आप जैसे नेक बेंड करते हो तो आपके नेक के ऊपर का जो प्रेशर रहता है या ग्रेविटी रहता है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड आपका जो स्ट्रेट नेक रहता है उसके ऊपर ग्रेविटी कम असर करता है। तो आपको मोबाइल का जो है यूज वो प्रॉपरली यूज करना चाहिए। सिर्फ पेन किलर्स या फिर दवाइयाँ, इसके अलावा हम पेन कैसे मैनेज कर सकते हैं? जैसे कि फिजियोथेरेपी इसमें एग्जांपल है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता है कि एक तो दवाइयाँ ले ली जाए, बाद में फिजियोथेरेपी पे जाते। फिजियोथेरेपी पे भी वो लोग जाते हैं जिनको अवेयरनेस है थोड़ा सा, या फिर वो डेली का योगा करते या फिर जिम जाते, वो लोग करते। उसके बाद जो आता है मेरे नॉलेज के अनुसार, लोग एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर पे भी जाते, या फिर अभी आयुर्वेदा में जो पंचकर्मा है उसकी तरफ जाते। इसके अलावा आप कौन सी मेथड बताना चाहोगे कि जो घर पे फॉलो हो सकती है? जैसे फिजियोथेरेपी हम डेली घर पे एक्सरसाइज वगैरह करके, या फिर अभी तो ऑनलाइन की वीडियोस वगैरह देखकर भी कर सकते हैं। पेन किलर्स के अलावा, फिजियोथेरेपी के अलावा और कौन से जो रूट्स है जो हम घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं सबको बोलूंगा कि पेन किलर्स का सेवन आप ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि पेन को आपको कंट्रोल करना है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप पेन किलर्स ले रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन आपको पेन किलर्स का सेवन बहुत ज्यादा दिनों के लिए लग रहा है तो अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले एक रहता है प्रिवेंटिव थिंग्स, प्रिवेंटिव मेडिसिन, जिसमें आपको पेन ना हो या बीमारी ना हो, इसके लिए आपको सब चीजें फॉलो करनी पड़ती है। उसमें हम अपना जो इंडियन ट्रेडिशन है योगा वो कर सकते हैं। स्कूल में हमने पीटी एक्सरसाइजेस सब सीखी है, तो सिंपल पीटी एक्सरसाइजेस दैट हेल्प्स अस। मॉर्निंग में आप वॉक कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। या फिर आपको लगे तो आप
डाइट या न्यूट्रिशन में मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सब चीजें प्रिवेंटिव मेडिसिन में आती है। जैसे आपको पेन ना हो, किसी को पेन हो गया, मतलब आपको बैक प्रॉब्लम आ गई या कोई नस का प्रॉब्लम आ गया, तो सबसे पहले आप हमेशा पेन किलर खाना बंद कीजिए। एक योग्य डॉक्टर को आप कंसल्ट कीजिए, आपको डायग्नोसिस कर लीजिए, फिर उसके हिसाब से आपका स्टेजिंग होगा कि आपको पेन कौन से ग्रेड में है, आपका डिसीज कौन से ग्रेड में है, और उसके हिसाब से पेन मैनेजमेंट हो सकता है। डेफिनेटली जो आपने चीजें बताई, एक्यूपंक्चर है, योगा है, बाकी फिजियोथेरेपी, ये सब चीजें काम करती है। ये चीजें अगर नहीं काम करती तो अभी न्यू मेडिकेशंस या न्यू साइंस में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, जैसे नर्व रूट इंजेक्शंस है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है, लेजर थेरेपीज है, या कुछ कूल रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसी चीजें हैं। ये सब चीजें नॉन सर्जिकली पेन मैनेजमेंट के लिए भी काम करती है, और इसका रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिनों तक और बहुत अच्छा रहता है। तो ये हम पेशेंट्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो सर, हम काम कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन की ओर। मैं चाहता हूँ कि इंडिया के हेल्थ केयर को पूरी तरह से डिजिटलाइज करा जाए। इसके लिए हमने सॉफ्टवेयर लॉन्च करा है ARX फार्मा प्रो, जो कि डॉक्टर्स के लिए IPD या OPD आप मैनेज कर सकते हैं। उसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के भी ऐड हम लगाते हैं। तो जैसे कि हम डिजिटलाइजेशन में एक प्रैक्टिस के तौर पर काम कर रहे हैं। आपके फील्ड में पेन मैनेजमेंट में अभी क्या डिजिटलाइजेशन हुआ है, और डिजिटलाइजेशन का पेशेंट्स कैसे हेल्प ले सकते हैं, और आपके नासिक पेन केयर सेंटर में आपने न्यू टेक्नोलॉजीज क्या लाई है? अभी डिजिटाइजेशन दो तरीका का रहता है। एक रहता है आपका मेडिकल रिकॉर्ड, जिसमें आपका जो पेशेंट रिकॉर्ड रहता है, मतलब आप पेशेंट आ गया, उसका OPD का, उसके सब सिम्टम्स क्या है, उसके पेन मैपिंग क्या है, उसके वाइटल्स क्या है, और उसको डॉक्टर ने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया है, उसमें ये सब तो डिजिटलाइजेशन हम नासिक पेन केयर सेंटर में यूज कर रहे हैं, जिसमें पेशेंट का नाम, उसका मोबाइल, उसका एड्रेस, उसके सब क्लिनिकल सिम्टम्स, उसके रिपोर्ट्स, ये सब चीजें हमारे पास उपलब्ध रहती है। समझो पेशेंट फॉलोअप के लिए आ रहा है, उसने उसका कुछ मेडिकल रिकॉर्ड नहीं लाया, तो भी फिर हमारे पास सब रिकॉर्ड रहता है, एंड वो रिकॉर्ड हम देख के पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। यही रिकॉर्ड पेशेंट को भी अवेलेबल हो सकता है ऐप के माध्यम से, जो पेशेंट को अगर हम एक्सेस दे सकते हैं, तो पेशेंट अपना रिकॉर्ड या पिछले टाइम उसने क्या विजिट किया था, उसको डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया था, वो सब दे सकता है। सेकंड एक रहता है कि आपका इंडोर रिकॉर्ड, जैसे आप एडमिशन करते हो, आप एडमिशन के दौरान उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हो। तो अभी पेपरलेस का जमाना है, तो ये सब रिकॉर्ड हम IPD के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक सॉफ्टवेयर एंड डिजिटलाइजेशन, ये तो मेडिकल इंडस्ट्री की नीड है। जितने ज्यादा सॉफ्टवेयर अच्छे आएंगे, उसमें डेवलपमेंट हो जाएगा, तो ये पब्लिक के लिए भी अच्छा रहेगा, डॉक्टर्स के लिए भी अच्छा रहेगा। जो अलाइड हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, जैसे फार्मा इंडस्ट्री है, लैब इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, उनके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 क्लिक में आपको सब इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाती है। सो इट्स वेरी गुड कि आप खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं, एंड पब्लिक के लिए भी आप ले रहे हैं, डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल के लिए ले रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। थैंक यू सो मच। नासिक पेन केयर सेंटर में अभी कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी या कौन सी नई टेक्नोलॉजी का कोई मशीन्स वगैरह जो आए, जिसके बारे में आप बताना चाहोगे, जो पेन केयर में इस्तेमाल होती है? नासिक पेन केयर सेंटर में नॉर्थ महाराष्ट्र का सबसे एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन है, जो हमने US से मंगाया है। ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन है, बेसिकली ये नर्व्स पेन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे कोई आपका स्पाइन प्रॉब्लम हो, या कोई अलग न्यूरोपैथिक पेन हो, मतलब कोई भी नर्व, जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया हो, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, या छोटे छोटे नर्व्स का प्रॉब्लम हो, जो रूटीन मेडिकेशंस, जो रूटीन दवाई है, उससे ठीक नहीं हो पाता, तो उसके लिए ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जो एडवांस मशीन है, ये नासिक पेन केयर सेंटर में है, एंड इसका बहुत ज्यादा पेशेंट्स को भी फायदा हुआ है अभी तक। और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो आपने सुनी है, आप लाना चाहते हो, या फिर नेक्स्ट लेवल जिसमें AI या फिर जनरेटिव AI का कुछ यूज हुआ हो, जो आपके नॉलेज में है? ऐसी कोई रोबोटिक्स इन पेन मैनेजमेंट एक अनदर ट्रीटमेंट, अनदर एक मोडेलिटी है, टेक्नोलॉजी है, जो फ्यूचर में इंडिया में आ सकती है। एंड जैसे इंडिया में आ सकती है, तो हम नासिक में भी लाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर्स है, इम्प्लांटेबल पंप्स है, वो सब चीजें हम
एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब पेशेंट को जरूरत हो तो ये इंपोर्ट करके मंगा सकते हैं एंड वो हम नासिक में अवेलेबल कर सकते हैं। जैसे हमने अभी टेक्नोलॉजी की बात करी, लेकिन एक टेक्नोलॉजी का एक अलग एंगल भी ये भी है कि लोगों को टेक्नोलॉजी कभी कभी अच्छी नहीं लगती, या फिर जो पुराने ख्यालात के लोग होते हैं उनको लगता है कि यार नहीं, मैं टेक्नोलॉजी से नहीं, मैं ठीक नहीं हो सकता, मुझे तो वही दवाई लेनी है, या फिर मैं कुछ आयुर्वेदिक लेप वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं वो मैं कुछ लगाऊंगा। तो पेन के बारे में मिथ्स बहुत सारे सर। आपके इस 9-10 साल के करियर में ऐसा कोई केस आया जो मिथ्स की वजह से अलग तरीके का उसके साथ हुआ, या फिर उसका पेन बढ़ता गया, या फिर डेथ की ओर वो चला गया? ऐसा कुछ आपके 8-10 साल के करियर में आपको कोई ऐसा पेशेंट याद है जो नहीं हो पाया जल्दी से प्योर इस मिथ की वजह से? ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं। आपको एक सिंपल चीज बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स, मतलब स्पाइन का फ्रैक्चर होना बहुत कॉमन है। जैसे आपको ओल्ड एज आ गया, तो ओल्ड एज आ गया तो कभी कभी गिरने से या सिंपल जर्क बैठने से आपको स्पाइन में फ्रैक्चर हो जाता है। तो अपने यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी स्पाइन में दर्द होता है तो बहुत बार लोग मसाज करने जाते हैं। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स मैंने देखे हैं, जैसे उनको फ्रैक्चर हुआ था और उन्होंने कुछ गांव में जाके या किसी के पास मसाज कर लिया, तो वो फ्रैक्चर अनस्टेबल होके वो फ्रैक्चर से स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो गई, और जो नॉर्मल चलता फिरता पेशेंट्स था उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से उसको पैरालिसिस जैसे सिम्टम होके उसको बेड रिडन होना पड़ा। तो ये चीज बहुत गलत है कि जैसे आपने कोई भी स्पाइन का दर्द हो और आप मसाज करने चले जाओ, ये तो बहुत कॉमन चीज है, किसी को भी होता है। घर में भी आपको दर्द आए तो पहले ऐसे करते थे कि मसाज कर देते थे। तो आप पहले देखो कि क्या चीज है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करो, नहीं तो ये सब पेशेंट्स जब कॉम्प्लिकेट होते हैं तो उसकी वजह से ही होते हैं। तो पेन में मिथ्स बहुत ज्यादा है। सिंपल चीज रहती है, आपको लगा है तो आपने गर्म पानी के थैली से सेकना है या आइस पैक करना है। तो ये सिंपल मिथ्स बहुत ज्यादा है पेन में। और ट्रीटमेंट के भी मिथ्स ज्यादा है कि डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर स्टेरॉइड ही देता है, या कोई आप फ्रैक्चर हो तो आप पहले जो ट्रीटमेंट करते थे हार्ड वैद्य जैसे बोलते थे उनके पास ही जाके फ्रैक्चर फिक्स करो। तो ये सब मिथ्स है जो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करेंगे तो ये सब चले जाएंगे और अच्छा हेल्थ केयर हम बना सकते हैं। और ये भी एक और मिथ है कि अगर पेन है तो पेन किलर ही खानी है। हाँ, ये तो हमने तो आई थिंक स्टार्टिंग में ही बोला कि पेन किलर आप शॉर्ट ड्यूरेशन में ठीक है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको पेन किलर नहीं खाना है, नहीं तो आपकी बाकी सब सिस्टम, किडनी, लिवर और बाकी सिस्टम आपकी खराब हो सकती है। और एक मिथ है इसमें, जो एथलीट्स वगैरह होते हैं उनको हमेशा बताया जाता है कि नो पेन सो नो गेन। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो लगता है पेन की अगर एथलीट्स को शुरुआत हुई है तो यानी कि आपका डाउनफॉल शुरू हुआ है, गेन नहीं शुरू हुआ है। कोई भी अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो तो उसको इंजरी होना पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन अगर उसका ट्रेनिंग प्रॉपरली हुआ रहेगा एंड उसने प्रॉपरली अपनी लाइफस्टाइल अच्छी बनाई रहेगी एंड उसके मसल्स, उसके बोन्स, उसके लिगामेंट्स, ये सब स्ट्रक्चर्स अगर नॉर्मल रहेंगे, उसका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, उसका डाइट अच्छा रहेगा, उसकी एक्सरसाइज अच्छी रहेंगी, उसका ट्रेनिंग अच्छा रहेगा, तो ये इंजरी होने के चांसेस कम रहते हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स को भी इंजरी हुई है, ऐसा नहीं कि सचिन तेंदुलकर को भी इंजरी हुई है, विराट कोहली को भी हुई है, लेकिन वो इंजरी से रिकवर वो कैसे होते हैं उसके ऊपर उनका फिजिक या सब डिपेंड रहता है। तो एथलेटिक्स रहे या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन रहे, फिर भी उन्होंने अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कोविड के बाद क्या पेन के पेशेंट्स गेन हुए? डेफिनेटली कोविड के बाद 2-3 चीजों हमने बहुत ज्यादा देखी है। एक तो देखिए है हिप का प्रॉब्लम, जिसको हम बोलते हैं अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर, मतलब हिप का जो बॉल रहता है वो बॉल का जो खून का प्रवाह रहता है वो कम हो जाता है एंड वहां पे नेक्रोसिस मतलब वो बॉल खराब होने लगता है और पेशेंट को हिप प्रॉब्लम चालू होते हैं। तो ये पेशेंट बहुत ज्यादा कोविड के बाद हमने देखे हैं। और सेकंड हमने जो देखे हैं वो है स्पाइन के टीबी पेशेंट्स। जो टीबी हम इंडिया से बोलते थे कि कम हो गया है और टीबी पेशेंट्स अभी कम दिखने लगे हैं, लेकिन कोविड के बाद हमने स्पाइन टीबी बहुत ज्यादा देखा है। और यंग पेशेंट मतलब जो अपनी तरुण पीढ़ी है उसमें भी हमने ये पेशेंट्स देखे हैं। मेनली हम बोलते हैं कि लॉस ऑफ इम्यूनिटी
जो है उसकी वजह से ये सब चीजें बढ़ी है। एंड ये सब डिसीजेस है उसको अच्छे से ट्रीटमेंट लगती है। और क्या इसका रीजन रेमडेसिविर हो सकता है? ऐसा कोई प्रूवन चीज नहीं है, नहीं है। लेकिन वन ऑफ द फैक्टर्स कह सकते हैं। ओके। ठीक है। बहुत सारे अभी पेशेंट्स जब हमारे रिटेल काउंटर पे आते हैं, उनका कहना ये होता है कि नहीं, हमने वैक्सीन लेने के बाद हमें ये प्रॉब्लम चालू हुई, या फिर मैंने रेमडेसिविर लिए थे, रेमडेसिविर लेने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम्स चालू हुई थी। क्या आप इसके सपोर्ट में हो कि क्या इससे ये चीजें हो सकती है पेन में ज्यादातर? ज्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो पेन के बारे में बताते हैं। कोई बोलता है कि नहीं, वैक्सीन लेने के बाद मेरे घुटने ज्यादा दर्द कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा पैरालिसिस के पेशेंट्स ज्यादा हुए। मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर्स जो न्यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने उनके साथ ऑफ कैमरा हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने भी ये भी बताया था कि हाँ, कोविड के बाद पैरालिसिस के पेशेंट में गेन है। यस, ये कैसा है कि देखो, कोविड के बाद डेफिनेटली मेडिकल फील्ड में चेंजेस आ गए हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डिसीज एंड सिम्टम ऑफ डिसीज ये बहुत सारे अलग अलग होने लगे हैं। जैसे वायरल फीवर पहले आता था, उसके सिम्टम्स अलग रहते थे, आज अलग सिम्टम्स आ रहे हैं। तो वैसे ही पेन के पेशेंट्स में भी चेंजेस आ गए हैं। हम किसी एक चीज को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, जैसे कोई रेमडेसिविर से हो सकता है या कोई वैक्सीन से हो सकता है। ये में भी वायरल मॉड्यूलेशन है जो उसकी वजह से भी ये सब चीजें हो रही है। उसका कोई एक ठोस सबूत नहीं है कि इसके इसी वजह से हुआ है, लेकिन एक एरा है जिसके कोविड एरा हम बोलते हैं। कोविड एरा के बाद ये डेफिनेटली ऐसे टाइप के पेशेंट्स बढ़ गए हैं और ऐसे टाइप्स के डिसीजेस एंड पैथोलॉजी बढ़ गई है। ओके सर, जैसे कि अपनी जो युवा पीढ़ी है, अपने बॉडी पे काम करते, वो जिम जाते, न्यूट्रिशन का भी वो ध्यान रखते हैं ज्यादातर। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कि जो लोग जिम जाते हैं और वहाँ पे जो जिम चलाते हैं जो लोग, उन्होंने कुछ प्रोटीन्स वगैरह अलग से ला के रखी होती है, या फिर कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह, या फिर मैं भी जब देखता हूँ कि हमारे मेडिकल स्टोर पे भी ज्यादातर जो यंग लोग होते हैं जिम जाने के बाद वो स्टेरॉइड्स लेने आते हैं सर। तो क्या स्टेरॉइड लेना जरूरी है, और है तो कितना लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए? मेरा मानना है कि जिम आप जा रहे हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन जिम के लिए आपको बॉडी बनाना है तो आप नेचुरल तरीके से बनाओ। उसमें स्टेरॉइड लेना या कोई सप्लीमेंट्स लेना जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजें हमें अपने नेचुरल डाइट में मिल जाती है, नेचुरल न्यूट्रिशन में मिलती है। अपना इंडियन फूड जो है वो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव फूड है। अगर आप वो अच्छे से खाते हो तो आपको नेचुरल इसमें मिल जाती है। ये बहुत बार युवा पीढ़ी को मिसगाइड किया जाता है कि यार बॉडी बनानी है तो आपको स्टेरॉइड लेना है, जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हम देख सकते हैं। पेशेंट्स को स्टेरॉइड रिलेटेड साइड इफेक्ट होते हैं, उनके बोन ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, कुछ लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है, या कुछ लोगों को और स्टेरॉइड रिलेटेड बाकी सिम्टम्स हो जाते हैं, किडनी का प्रॉब्लम आ जाता है। तो स्टेरॉइड तो बिल्कुल ही लेना नहीं चाहिए। और जो आप सप्लीमेंट ले रहे हैं उसमें भी आप नेचुरल सप्लीमेंट लेने की कोशिश करो। जो भी आर्टिफिशियल प्रोटीन्स जो आप ले रहे हैं जिससे आपको मसल गेन या मसल बिल्टअप करनी है, वो तो अवॉइड ही करनी चाहिए। और स्टेरॉइड अगर लेके जो मसल बनाता है, या फिर जिन्होंने स्टेरॉइड लेके मसल बनाई है, मैंने देखा है कि उनकी बॉडी में बाद में ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है। मसल अब वैसे नहीं रहे, वो लूज होने लगे, या फिर उनका वेट कम होने लगा है। इसका कोई उपाय है सर? उसका कोई उपाय नहीं। आप जैसे वो स्टेरॉइड बंद करेंगे तो आपको बॉडी साइड इफेक्ट देना चालू हो जाएगा और पेशेंट को प्रॉब्लम्स ज्यादा, फायदा कम रहेगा। तो स्टेरॉइड लेने ही नहीं चाहिए जो जिम जाते हैं उन्होंने। और जो प्रोटीन्स होते हैं वो उसमें नेचुरल प्रोटीन्स आप जो पैक डिब्बे में आते हैं, जो महंगे होते हैं बहुत सारे, वो तो एक मैं बोलता हूँ कि वो एक मार्केट फंडा है। सेल करना उनकी जरूरी है, लेकिन उससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है ऐसा मुझे लगता है। उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमने भी देखे हैं। पेशेंट को पेट के प्रॉब्लम आ जाते हैं, किडनी फेलियर में भी पेशेंट जा सकते हैं, या पेशेंट्स को बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और उनका जो मसल गेन रहता है वो टेम्पर रहता है। आप बंद करेंगे, स्टेरॉइड बंद करेंगे या सप्लीमेंट्स बंद करेंगे तो वापस मसल मास लूज होना चालू हो जाता है। तो ये चीजें डेफिनेटली हानिकारक है तबीयत के लिए, और युवा पीढ़ी ने इसका सेवन नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा डाइट बता दीजिए, अगर जिनको स्टेरॉइड्स नहीं लेने, प्रोटीन्स नहीं लेने, सिर्फ
अपने घर के खाने पे या फिर कोई ऐसा डाइट बना के जिम करनी या फिर अपनी मसल बनानी है? देखो, इंडियन डाइट में आप देखे जाएंगे तो अंडा सबसे अच्छी चीज है जो आप खा सकते हैं। अंडे में अच्छा खासा प्रोटीन है। जो अपनी ट्रेडिशनल दाल रहते हैं, जैसे मूंग दाल या कोई भी ये चीज रहती है, उसमें आपको अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। हम नागली बोलते हैं, उसमें अच्छा प्रोटीन रहता है। ये सब चीजें आप खा सकते हैं और उसका सेवन आप करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट्स भी आपको नहीं रहेगा या उसके फायदे भी ज्यादा रहेंगे और बॉडी में कुछ दुष्परिणाम नहीं होंगे आपके। बीच में एक है ना रील्स वायरल हुई थी, जो भी मुझे याद आ रही, जैसे आपने ये बताया, मुझे याद नहीं किसकी थी वो। उन्होंने बताया था कि आप चना ले लो, चने में दूध डाल दो, 2.5 ग्राम कुछ चना बताया था, चने में दूध डाल दो, उसमें बनाना डाल दो, 2 केले डाल दो, और जो अपनी किशमिश रहती वो डाल दो, उसको आप मिक्स करो अच्छी तरह से और वो सुबह शाम ले लो। तो मतलब इसमें मेरे हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सब मैनेज हो रहे हैं। तो ये कितना सही है? अच्छी बात है। दीज आर ऑल नेचुरल थिंग्स। पेशेंट मतलब नॉर्मल युवा पीढ़ी इसका सेवन कर सकती है और इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं रहेगा और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल और सस्ती भी चीज है, तो घर पे भी बन सकती है। ओके, सो थैंक यू सर, आप हमारे यहाँ पे आए, आपने जो जानकारी दी है, मुझे लगता है कि ये जानकारी हमारे लोगों तक पहुंचाना, हमारा जो भी लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको मैं यही कहूंगा कि आपके बॉडी में कहाँ पर भी पेन है तो आप सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करिए, नहीं तो नासिक पेन केयर सेंटर में आइए। सर आपको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट देंगे और उसका जो उपाय है, घरगुती उपाय भी आपको बताएंगे, आपको ट्रेडिशनल वे भी बताएंगे, उसमें जो एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजीज आई है वो भी सर आपको बताएंगे और सजेस्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी आपके फैमिली में पेन में है, दर्द में है या फिर आपके फ्रेंड्स में है, आप उन तक ये वीडियो पहुँचाइए और एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।